सौरभ के घर में मिली डेड बॉडी को देखकर सौरभ की मां सुनीता का कहना था कि ये डेड बॉडी उनकी बहू कविता की नहीं थी। ये बात सुनने के बाद पुलिस की टीम को समझ नहीं आ रहा था कि अगर ये बॉडी कविता की नहीं थी तो किसकी थी और आखिर कविता कहां थी। जब पुलिस ने सुनीता से कविता के बारे में पूछा तो उसने साफ साफ इनकार करते हुए कहा कि वो नहीं जानती उसकी बहू कविता इस वक्त कहां थी। इस घटना के बारे में जब सौरभ को इन्फॉर्मेशन दी गई तो वो बिना देरी किए चंडीगढ़ से दिल्ली आया और सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा। सर, मेरी वाइफ कविता का कुछ पता चला और ये डेड बॉडी किसकी है जो मेरे घर के बेडरूम में मिली है? ये तो हमें पूछना चाहिए कि वो बॉडी किसकी है। और अगर आपका है, जाहिर सी बात है यहाँ पे आता जाता कौन है आपको इसके बारे में जरूर पता होगा। हम पुलिस वाले तो सब चीज इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता कर सके हैं। अरे सर, मुझे कैसे पता होगा? आप कहीं मुझ पे शक तो नहीं कर रहे ना? पुलिस वालों की आदत हो गई सबने शक की नजर से देखने की। जमीन पर चलती छोटी से छोटी चींटी भी शक तय देखा करें हम पुलिस वाले। क्या बेरा किसी ने काट के और भागने की कोशिश कर रही हो? लेकिन सर, मैं अपनी बीवी के साथ ऐसा क्यों करूंगा? अरे भाई, जब बीवी थारी है तो सवाल का जवाब भी तने पता होगा कि तू अपनी बीवी के साथ कुछ क्यों करेगा, कुछ क्यों ना करेगा। अरे भाई, सुनने में आया है झगड़ा घना हुआ है थारा बीवी के साथ। अरे सर, कौन से मियाँ बीवी में झगड़ा नहीं होता? प्लीज सर, प्लीज मेरी वाइफ को ढूंढिए, उसका मिलना बहुत जरूरी है। मुझे डर है कि कहीं किसी ने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया। और ये लड़की जिसकी डेड बॉडी मेरे घर पे मिली है, ये कहाँ से आ गई सर? ठीक से, तो एक काम कर, अरे बीवी के फोटो थाने में रख दे। और रही बात इस डेड बॉडी की, तो देख इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इसके बारे में कुछ बेरा चलेगा। ठीक से? भाटी ने सौरभ को वहां से जाने के लिए कहा। यह एक बहुत बड़ी पहेली बन गई थी कि किसी ने कविता को किडनैप किया था या वो अपनी मर्जी से कहीं चली गई थी, और अगर ऐसा कुछ भी हुआ था तो आखिर ये लाश किसकी थी। अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक चौंकाने वाली खबर बनकर पुलिस के सामने आई। जनाब, ये वो उस लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसकी बॉडी सौरभ के घर से मिली थी। अब्दुल भाई, अरे पढ़ के सुना दे, सवेरे तो दिमाग बढ़ना रहा हमारा। ये भी रिपोर्ट पढ़ने का मन ना है। अरे वैसे भी तू अच्छी तरह पढ़ा है, सब पढ़ ला भाई। जी जनाब, इसमें लिखा है कि लड़की की उम्र लगभग 26 साल थी। उसके गले पे उंगलियों के निशान हैं जो साफ बता रहे हैं कि किसी ने पूरे जोर से उसका गला घोंट कर उसे मारा है। और जनाब, ये क्या जनाब? अरे क्या होगा? रिपोर्ट में हत्यारा का नाम भी लिख दिया क्या डॉक्टर ने, जो तू इससे घबरा रहा है? नहीं जनाब, वो बात नहीं है। लड़की प्रेग्नेंट थी सर जी। के? यो तो क्या कह रहा है अब्दुल? अरे प्रेग्नेंट? जनाब, जब ये सौरभ के घर की तलाशी ली थी हम लोगों ने, तो उसकी बीवी की भी एक मेडिकल रिपोर्ट हाथ लगी थी जनाब। उसमें कविता के प्रेग्नेंट होने वाली बात लिखी थी। लेकिन उसके घर वालों ने तो पहचानने से इनकार कर दिया है। यू सड़ा माजरा क्या है? मुझे तो कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ लगती है जनाब। जरूर ये सौरभ झूठ बोल रहा है जनाब, क्योंकि लाश उसके घर में, बीवी उसकी गायब, वो भी प्रेग्नेंट, जिसका मर्डर हुआ वो भी प्रेग्नेंट। मतलब साफ है ये कोई और नहीं, कविता ही है। यू तो अब कविता का पति और सास से बतावेगी कि सच क्या है और झूठ। बुला दो ना थाने। और हाँ, वो कविता के मायके वालों ने भी तब बुला दे। दो अलग अलग लोग सामने आवेंगे तो ज्यादा जानकारी मिलेगी। फूट डालो और राज करो। कविता के माँ बाप, पति और सास सबको पुलिस स्टेशन बुलाया गया। कविता के पेरेंट्स ने पुलिस को बताया कि सौरभ और कविता के बीच की बॉन्डिंग अच्छी नहीं थी। कविता उन्हें कई बार कॉल करके बताया करती थी कि सुनीता और सौरभ दोनों उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। हाँ तो भाई सौरभ, ये जो बॉडी थारा घर पे मिली है, थारा कहना से है कि यो कविता ना है, लेकिन कविता प्रेग्नेंट थी। यो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा सा है, और जिसकी मौत हुई सा वो भी प्रेग्नेंट थी। व्हाट? लेकिन वो मेरी वाइफ कविता नहीं थी सर। मैं उसे अच्छी तरह से पहचानता हूँ, और सबसे बड़ी बात मेरी माँ ने आपको पहले भी बताई है
कि कविता के एक हाथ में 5 की जगह 6 उंगलियां हैं। अरे भाई तुम्हारे समझ में ना आ रहा कि आखिर हुआ क्या है। एएसपी साहब, आप मेरे बेटे पे शक करना बंद कीजिए प्लीज। वो लड़की प्रेग्नेंट थी और मेरी बहू भी प्रेग्नेंट थी। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मेरी बहू ही है और मेरे बेटे ने उसे मारा है। अरे नाक में दम करके रखा था इस कविता ने हमारी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरा बेटा किसी की जान ले लेगा। पुलिस के सामने बहुत बड़ी पहेली बन गई थी। आखिर सौरभ के घर में लाश आई कहां से और कविता कहां चली गई? वो अपनी मर्जी से कहीं गई थी या फिर किसी ने उसे किडनैप किया था? इन सारे सवालों की तलाश में पुलिस ने कविता की शादीशुदा जिंदगी यानी 2 साल पहले की कहानी के एक एक पन्ने को पलटना शुरू किया। और इसी कड़ी में इंस्पेक्टर कौशिकी रंधावा कविता की सबसे खास सहेली मीना सोलंकी से मिली। मीना दिल्ली के ही सदर बाजार इलाके में रहती थी। उसकी शादी को 3 साल हो गए थे और उसका 1 साल का एक बेटा भी था। कौशिकी शाम के वक्त मीना के घर पहुंची। जी कहिए, किससे मिलना है? मैं इंस्पेक्टर कौशिकी रंधावा, दिल्ली पुलिस। आपसे कविता के बारे में कुछ बात करनी थी। कविता? क्या हुआ उसे? वो ठीक तो है, कितने दिनों से कॉल कर रही हूँ उसे, उसका नंबर ही नहीं लग रहा। प्लीज बताइए ना मैम। आई एम सॉरी, आप पहले अंदर आइए प्लीज। शुक्रिया। बैठिए। अब बताइए क्या बात है मैम? आपकी सबसे खास सहेली वेंसडे से लापता है और उसके लापता होने से ठीक पहले एक प्रेग्नेंट लेडी का उसी के घर में उसी के बेडरूम में मर्डर किया गया है। कविता कहाँ है? अगर ये पता होता तो पुलिस आपके दरवाजे तक नहीं आती। मतलब आप मुझे कुछ बता सकती हैं कविता के बारे में? उसका कॉलेज में कभी किसी के साथ कुछ हुआ हो, कोई ऐसा जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता हो, या कुछ भी जो हमें इस केस में मदद कर सके? अमन अग्रवाल नाम का एक लड़का उसे बहुत पसंद करता था। कविता भी उसे पसंद करती थी, लेकिन कविता के घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, तो उन्होंने उसकी शादी सौरभ के साथ करवा दी। और कविता सौरभ के साथ खुश नहीं थी ना? जी, मेरी उससे जब भी फोन पर बात होती थी वो कहती थी कि उसका और सौरभ का बहुत झगड़ा होता है। किस तरह का झगड़ा, कुछ बता सकती हैं आप? बस वही घर गृहस्थी वाले झगड़े। कविता को अपनी सास के साथ नहीं रहना था और सौरभ चाहता था कि उसकी माँ भी उनके साथ रहे, यही सब। क्या लगता है तुम्हें मीना, ये सौरभ या सुनीता में से कोई कविता को गायब करवा सकता है? लेकिन मैम, अगर गायब करवाना ही होता तो किसी और लड़की की बॉडी को वहाँ क्यों छोड़ते वो लोग? बस कविता को गायब करवा देते। ऐसे किसी को मारकर अपने घर में रखकर वो अपने लिए मुश्किल क्यों खड़ी करते? कमाल है, जो बात हम नहीं सोच पाए वो आपने सोच ली। सही है। वैसे आप बता सकती हैं ये अमन कहाँ रहता है? रहता नहीं, रहता था। वो तो कॉलेज के बाद से ही कनाडा शिफ्ट हो गया और उसने वहाँ शादी भी कर ली। इसका मतलब ये अमन का इस कविता से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, शुक्रिया। अगर ज़रूरत पड़ी तो बात करती हूँ आपसे। जी ज़रूर, मैं आपकी हेल्प करूँगी, बस मेरी दोस्त मिल जाए। ये केस अब पूरी तरह से उलझ चुका था। पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लग रहा था। बीते दिनों में जितनी भी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुई थी उन सबको भी पुलिस ने अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट किया था, लेकिन जो डेड बॉडी पुलिस को मिली थी उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई, ना ही उससे रिलेटेड कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई। मन लग रहा है हम लोगों ने इस मामले में साइबर एक्सपर्ट की मदद लेनी चाहिए। ठीक कह रहे हैं सर आप। ये कविता अपने घर में लगे वाईफाई से अगर अपना मोबाइल यूज़ करती थी तो काफ़ी चीज़ों को ट्रेस किया जा सकता है। अब्दुल, अपने साइबर एक्सपर्ट ने कॉल लगा। कौन जनाब? वो धर्मेंद्र राजपूत? अरे हाँ भाई, धर्मेंद्र जितेंद्र जो भी हुआ है, बुलावा ने। पुलिस ने इस मामले में साइबर एक्सपर्ट को इन्वॉल्व किया और पुलिस का इस केस को सॉल्व करने के लिए उठाया गया ये स्टेप काफी कारगर साबित हुआ। साइबर एक्सपर्ट ने जब अपनी जांच पड़ताल शुरू की तो उसे पता चला कि कविता के मोबाइल से कई सारे कॉल विदेश के एक नंबर पर किए गए थे और कविता का मोबाइल आखिरी बार उसके अपने ही घर पे बंद हुआ था और उसके बाद कभी एक्टिव नहीं हुआ। विदेश में बात होने की इंफॉर्मेशन ने इस केस को एक बार फिर से अमन से कनेक्ट कर दिया। क्योंकि अमन कनाडा में रहा करता था,
पुलिस ने अमन के सोशल मीडिया के जरिए उसकी इंफॉर्मेशन निकाली और उसके साथ कनेक्ट होने की कोशिश की। सोशल मीडिया पे मैसेज भेजे जाने के 2 दिन बाद अमन की तरफ से कौशिकी को एक मैसेज मिला जिसमें लिखा था कि उसकी कविता से फोन पे बात होती थी, लेकिन अभी वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता। पुलिस ने अमन के पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन निकाली जो दिल्ली में ही रहते थे और फिर पार्टी उनसे मिलने के लिए जा पहुंचा। राम राम अंकल जी, मैं करम सिंह भाटी, एसपी दिल्ली पुलिस। क्या हुआ है? सब ठीक है ना सर? आप हमारे घर? सब ठीक से अंकल जी, बस मैंने ये जानना था कि आपका बेटा अमन इन दिनों इंडिया आया से कि ना आया? नहीं, अभी तो पूरा 1 साल हो गया उसे कनाडा गए, अब अगले साल ही आएगा। आपका बेटा आपसे मिलने 2 साल में 1 बार आता है? इस सवाल के जवाब में अमन के फादर ने भाटी को जो जवाब दिया उसमें इस केस का सबसे बड़ा सुराग था, एक ऐसा सबूत जिसने इस केस को लगभग सॉल्व कर दिया था। भाटी जब कविता के एक्स बॉयफ्रेंड अमन अग्रवाल के घर पे इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंचा तो उसे पता चला कि अमन पिछले कई साल से इंडिया आया ही नहीं था। ऐसे केस में उसका कविता के गायब हो जाने से कोई भी कनेक्शन नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जब भाटी अमन के पिता से मिलकर वापस लौटने आने वाला था, उसी वक्त उसकी नजर वहां दीवार पे लगी एक तस्वीर पे गई। ये कौन है अंकल जी? आपकी बेटी है क्या? अरे नहीं नहीं, ये तो मेरी बहू है शालिनी, अमन की वाइफ। अरे मेरे लिए मेरी बेटी जैसी है। लोग कहते हैं मैं दादा बनने वाला हूँ, लेकिन जानते हो मैं क्या कहता हूँ? मैं दादा भी बनूंगा और नाना भी। मतलब? अरे मतलब ये कि मैं अपनी बहू को अपनी बेटी मानता हूँ, और वैसे भी उसके माँ बाप नहीं है, तो दादा नाना दोनों मुझे बनना पड़ेगा ना। वो प्रेग्नेंट है, 5 महीने बाद मेरा पोता या पोती इस घर में आ जाएगा। अरे तभी तो अमन नहीं आया इंडिया। जी अंकल जी, समझ गया। आपकी बहू शालिनी इस वक्त 4 महीने प्रेग्नेंट है, ठीक बोला ना मैंने? हाँ एकदम ठीक। इसके बाद भाटी पुलिस स्टेशन लौट आया। अमन की वाइफ शालिनी 4 महीने प्रेग्नेंट थी और कविता भी 4 महीने प्रेग्नेंट थी, लेकिन अमन के पिता के मुताबिक अमन पिछले 1 साल से इंडिया आया ही नहीं था। भाटी को यह बात कुछ समझ नहीं आ रही थी। उसे लग रहा था जैसे इस कहानी का कोई ना कोई सिरा कविता से जुड़ा हुआ था। भाटी ने एक बार फिर से अपनी आईटी टीम को अमन के सोशल मीडिया अकाउंट को चेक करने के लिए कहा। फिर एक चौंकाने वाला सच सामने आया। सर, ये अमन ने अभी लास्ट वीक दिल्ली एयरपोर्ट पर चेक इन किया है। अरे यो तू क्या कह रहा है? वाकई आपने तो बोला छोरा 1 साल से इंडिया ना आया। कौन झूठ बोल रहा सही, बाप या बेटा? शायद अमन झूठ बोल रहा है सर, क्योंकि उसका सोशल मीडिया स्टेटस यही कहता है। मैं कुछ समझा ना, डिटेल में बता भाई। सर, ये जिस दिन अमन ने दिल्ली एयरपोर्ट पे चेक इन किया ना, उसके कुछ घंटे के बाद, यानी लगभग 3 घंटे के बाद वापस चेक इन किया, और फिर नेक्स्ट डे कनाडा एयरपोर्ट। इसका मतलब वो दिल्ली में कुछ घंटों के लिए आया था सर, किसी खास मकसद से। और वो मकसद क्या हो सके, मना समझ आ गया। भाटी ने अब्दुल से कहा कि वो सौरभ और सुनीता को पुलिस स्टेशन बुलाए। इंस्पेक्टर कौशिकी और अब्दुल की मौजूदगी में ही भाटी ने सुनीता और सौरभ से कविता के बारे में कुछ पूछताछ की। ये आपकी वाइफ कविता का पासपोर्ट किससे है? पिछले कुछ दिनों में उसने ऐसा कुछ किया है इसकी वजह से आपको वहां पे शक हो? नहीं सर, मुझे तो वो अपने घर में टिकने नहीं देती थी, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकती। सर, पासपोर्ट तो घर में ही होना चाहिए, मुझे देखना पड़ेगा एक बार। वैसे कुछ अजीब तो नहीं था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से शॉपिंग और बाहर ज्यादा जा रही थी वो, ऐसे जैसे उसे किसी ट्रिप पे जाना हो। आपने पूछा ना? क्या पूछता है उससे? बात बात पे तो झगड़ा करती थी इसके साथ, कुछ पूछने की हिम्मत होगी भला ऐसे में? सर, मुझे लगा कि प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स होते हैं, और फिर उसे कुछ भी कहने से बस हमारी लड़ाई होती, तो मैंने कुछ कहा नहीं। पिछले कुछ दिनों से कविता शॉपिंग कर रही थी। ये बात उसके घर वालों के लिए कॉमन हो सकती थी, लेकिन पुलिस हर बात को अपने नजरिए से देखती है।
भाटी को इस बात का एहसास हो रहा था कि जरूर कविता ने कुछ बहुत बड़ा प्लान किया था, और वो प्लान क्या था इसका जवाब भी उसे अगले ही पल मिल गया, जब इंस्पेक्टर कौशिकी ने कविता की प्रेगनेंसी रिपोर्ट को एक बार पढ़कर देखा। आपकी वाइफ को ट्विंस होने वाले थे? जी मैम, उसके पेट में जुड़वा बच्चे हैं। और जो बॉडी हमें मिली वो आपके पेट में एक बच्चा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा है कि उसको ट्विंस ना है, नहीं तो रिपोर्ट में जरूर ये बात लिखी होती। मैंने आपसे कहा था कि जिसकी मौत हुई है वो कविता नहीं है। सही कह रहा है तू, वो कविता नहीं शालिनी से, और थारी कविता जिंदा भी से और खुश भी। जी सर, मैं कुछ समझा नहीं, क्या कहना चाहते हैं आप? कविता देश छोड़कर निकल गई अपने एक्स के साथ। अब इसका एक्स का वाई तो भाट्टे बनाऊंगा। भाटी ने सौरभ से कहा कि वो अमन अग्रवाल के अगेंस्ट अपनी वाइफ कविता को गायब करने का केस दर्ज करे। उधर अमन के पिता ने शालिनी की बॉडी की शिनाख्त कर ली। शालिनी की लेफ्ट पाम में एक तिल को पहचान कर उन्हें उसके शालिनी होने की बात की पुष्टि की। इधर जब ये केस आगे बढ़ा तो कोर्ट की तरफ से अमन को इंडिया आने के लिए नोटिस भेजा गया। पुलिस अब तक ये इंफॉर्मेशन भी निकाल चुकी थी कि कविता अमन के साथ कनाडा में थी। ये मामला अब दो कंट्रीज के लीगल सिस्टम के बीच था, इसलिए इसकी फॉर्मेलिटीज में काफी वक्त लगा। लेकिन फिर अमन कविता के साथ दिल्ली लौट कर आ गया और फिर उन दोनों ने पुलिस को मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में अपना बयान दिया। मैं अमन से ही शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स इस बात के लिए रेडी नहीं थे। सौरभ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए मेरा हर दिन उसके साथ झगड़ा होता रहता था। इसी बीच मैं प्रेग्नेंट हो गई। मैं सौरभ के बच्चों को जन्म तक नहीं देना चाहती थी। मैं अब भी अमन से ही प्यार करती हूँ। हम दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में थे, लेकिन मैंने कभी भी सौरभ को इस बात पे शक नहीं होने दिया। फिर एक दिन जब मैंने अमन को अपनी प्रेगनेंसी वाली बात बताई तो उसने मुझे कहा कि उसकी वाइफ शालिनी भी 4 महीने प्रेग्नेंट है। मेरी और शालिनी की शादी डैड की खुशी के लिए थी। शालिनी डैड की दोस्त की बेटी थी। उसके पेरेंट्स की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी एंड डैड ने मुझे कहा कि मुझे शालिनी से शादी करनी होगी। मैंने उनकी बात मान ली। हम दोनों कनाडा चले गए। शालिनी वॉज रियली गुड, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करता था। और जब मुझे शालिनी और कविता की प्रेगनेंसी का पता चला तो मैंने और कविता ने एक प्लान बनाया। मैं शालिनी को पापा से मिलवाने की बात कहकर दिल्ली लेकर आ गया। मैंने उसे कहा कि हम पापा को सरप्राइज देने वाले हैं, और मैं फिर उसे कविता के घर लेकर गया। मैंने अमन के साथ जाने की प्लानिंग पूरी कर ली थी। हमने ये सोचकर शालिनी की बॉडी को बर्न किया था कि वो पूरी तरह से जल जाएगी और लोगों को लगेगा कि वो शालिनी नहीं कविता है, और इसका सारा जिम्मा सौरभ के ऊपर आएगा। अरे भाई, प्लानिंग तो बहुत कड़ी करी है तुम दोनों ने, लेकिन शायद भूल गए तुम कि पुलिस ना जली हुई लाश तब हिस्सा चुगड़वा लवे। समझा रहा है? कविता और अमन ने एक दूसरे के साथ रहने के लिए प्रेग्नेंट और मासूम लड़की की जान ली थी, जो किसी भी तरह से सही नहीं था। एक रिश्ते को बचाने के लिए किसी को मौत के घाट उतार देना उन दोनों के क्रिमिनल माइंड की उपज थी। कविता और अमन को शालिनी की इरादतन हत्या के जुर्म में कोर्ट की तरफ से आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इस केस में दो परिवार पूरी तरह खत्म हो गए थे। अपराध चाहे किसी भी इरादे से किया गया हो, अपराध का नतीजा हमेशा भयानक होता है। एक ऐसा ही भयानक अपराध सामने आने वाला था दिल्ली के रोहिणी में रहने वाले चंद्रभान गुप्ता के घर से। चंद्रभान अपने 24 साल के बेटे पुनीत और पत्नी मालती के साथ रोहिणी में रहता था। मुन्नी, मुन्नी कहाँ हो तुम? मैं वो बाथरूम साफ कर रही थी भाभी। बोलिए ना, क्या हुआ? जरा देखना मुन्नी, पुनीत अभी तक जगा या नहीं? फिर इसे ऑफिस के लिए देर हो जाएगी और बिना ब्रेकफास्ट के भागेगा। नहीं भाभी, ऐसा नहीं होगा। मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है। पुनीत को मैं अभी जगा के आती हूँ। पुनीत, उठ जा बेटा, ब्रेकफास्ट बन गया है। भाभी बोल रही हैं ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। क्या छोटी माँ, आप भी ना सोने नहीं देती हो चैन से। एक मॉम है और एक आप, बिल्कुल एक जैसे। हाँ, और नहीं तो क्या। तू जब से पैदा हुआ है तब से पाला है तुझे। कहने को तो मैं सर्वेंट हूँ घर की,
लेकिन ये क्या कम है कि इस घर का बेटा मुझे छोटी माँ कहता है। इतनी इज्जत सर्वेंट्स को कहाँ मिलती है? किसने कहा आप सर्वेंट है छोटी माँ? आप तो मेरी माँ पे भी भारी पड़ती हैं। अरे मुन्नी, चाय बन गई क्या? जी भैया, ये लो। अब तुम्हारे पापा भी शुरू हो गए, उनको जाके चाय देती हूँ। जल्दी आओ बेटा, हाँ, नहीं तो वो भी नाराज होंगे तुमसे। जी छोटी माँ। चंद्रभान का पूरा परिवार मुन्नी नाम की इस हाउस हेल्प के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट था। पुनीत मुन्नी को अपनी छोटी माँ मानता था, क्योंकि पुनीत के पैदा होने पे ही मालती ने मुन्नी को अपने घर काम पे रखा था। पूरे 24 साल हो गए थे और इतने सालों में मुन्नी चंद्रभान के घर के लिए एक सर्वेंट नहीं बल्कि उनके घर की मेंबर बन गई थी। कुछ देर के बाद पुनीत ऑफिस चला गया और चंद्रभान अपने शॉप पे। चंद्रभान कपड़ों के बिजनेसमैन थे, उनका कारोबार बहुत अच्छा था, लेकिन पुनीत को जॉब करनी थी, इसलिए उसने अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन नहीं किया था। सब कुछ ठीक चल रहा था। अगले दिन अचानक मुन्नी अपने साथ लगभग 25 साल के एक लड़के को लेकर आई। मुन्नी, ये कौन है? तेरा कोई रिश्तेदार? नहीं भैया, ये वो। क्या हुआ मुन्नी? इतनी क्यों घबरा रही है? बता ना, कौन है ये? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भाभी। मुझे आप लोगों को बता देना चाहिए था। छोटी माँ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप बोलिए ना, क्या हुआ है? ये आपका घर है छोटी माँ। पुनीत ठीक कह रहा है मुन्नी, बोलो क्या हुआ है? ये मेरा बेटा है भैया, इसका नाम दीपू है। बेटा? लेकिन इतने सालों में तुमने कभी बताया नहीं मुन्नी कि तुम्हारा बेटा है। हमें तो लगता था तुम्हारे परिवार में कोई नहीं है, फिर ये बेटा? आप ठीक कह रहे हैं भैया, मैंने आप लोगों को कभी बताया नहीं। लेकिन क्या बताती भैया, इसके पैदा होते ही मेरा पति इसे अपने साथ लेकर भाग गया था और फिर कभी मेरे को मिलने नहीं आया। लेकिन अभी एक ट्रक वाले ने उसको टक्कर मार दी। ये दीपू अकेला रह गया उसके बाद। तब जाकर मेरे पति की फैमिली ने इसको मेरे बारे में बताया। दीपू बेटा, काम क्या करते हो तुम? जी कुछ भी नहीं आंटी, बस ऐसे ही कभी कुछ मिल जाता है तो कर लेता हूँ। पापा, आप एक काम क्यों नहीं करते? आप दीपू को अपनी शॉप का काम सिखा दीजिए। वैसे भी आपको हेल्प चाहिए थी ना। हाँ, वैसे पुनीत की बात सही है, आप इसे शॉप का काम सिखा दीजिए। क्यों बेटा, कर लोगे ना तुम काम? हाँ, क्यों नहीं करेगा? करेगा ना दीपू। देख, मन लगा के काम करना बेटा। भैया भाभी हमें अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं, समझा? जी जरूर। एक तरफ जहां मुन्नी पिछले 24 साल से चंद्रभान गुप्ता के घर में काम कर रही थी, वहीं अब उसका बेटा दीपू भी चंद्रभान के साथ उनके बिजनेस में हाथ बटाने लगा। दीपू बहुत ही इंटेलिजेंट था। कुछ ही दिनों में उसने सारा काम सीख लिया और चंद्रभान को इस बात की खुशी थी कि उसे कोई हेल्प करने वाला मिल गया था। एक दिन शाम के वक्त जब पुनीत ऑफिस से घर लौट कर आया तो उसने देखा चंद्रभान और मालती बड़ी ही बेसब्री से उसका वेट कर रहे थे। क्या बात है, आज आप दोनों एक साथ ड्राइंग रूम में? पापा, आज आप जल्दी फ्री हो गए क्या? अरे नहीं, लेकिन ये दीपू है ना, इसके होने से अद्भुत हेल्प मिलती है भाई। मुन्नी कुछ भी कहो, तुम्हारा बेटा बड़ा होनहार है। देखा पापा, मैंने आपको अच्छा आइडिया दिया था ना। वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बात बता, कॉफी पिएगा? क्या बात है मॉम, आप कॉफी पीने की बात कर रही हैं? आप ठीक तो हैं? आपको तो वो अदरक वाली चाय पसंद है, फिर आज कॉफी कैसे? हाँ, ये मत पूछ पुनीत, आज भाभी को तुझसे खास बात करनी है, इसीलिए तेरी पसंद का ख्याल रखना चाहती हैं। अच्छा, ऐसा क्या है? आप बता दो ना छोटी माँ। नहीं बाबा, मैं तो किचन में जा रही हूँ कॉफी बनाने। अब तुम ही करो भैया भाभी से वो खास बात। इतना कहकर मुन्नी वहां से किचन की तरफ चली गई। पुनीत ने अपना लैपटॉप एक साइड में रखा और अपनी माँ मालती के पास जाकर बैठ गया। क्या हुआ, थक गया?
यस मॉम, बहुत मीटिंग्स थी ऑफिस में, इसलिए बहुत थक गया हूँ। तो एक काम क्यों नहीं करता, शादी कर ले। देख, जब तू ऑफिस से थका हुआ आएगा तो तेरा ख्याल रखेगी, तेरे लिए अच्छी अच्छी चीज बनाएगी। उसके लिए शादी करने की क्या जरूरत है मॉम, ये काम तो छोटी माँ भी कर देती हैं। क्यों छोटी माँ? मुन्नी तब तक किचन से कॉफी लेकर आ गई थी। बिल्कुल, ये तो मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन बेटा तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। भाभी ठीक ही तो कह रही हैं, और अब तो जॉब भी लग गई है ना तेरी, अब क्या परेशानी है? अरे ये क्या छोटी माँ, आप मेरी जगह मॉम की साइड ले रही हैं। आपको तो मेरा साथ देना चाहिए। कौन आया होगा? मैं देखती हूँ भैया। मुन्नी ने जब दरवाजा खोला तो सामने दीपू खड़ा हुआ था। मुन्नी उसे अंदर लेकर आई। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ दीपू, आजा बेटा, कॉफी बन रही है, तू भी पी ले। अरे नहीं आंटी, आप पीजिए, मैंने अभी चाय पी थी। वो अंकल जी ने कुछ काम बताया था, वही करके आया हूँ। अंकल जी वो कुरियर मैंने करवा दिया था, ये रही रिसीट। अरे वाह बेटा, थैंक यू। तू कितनी जल्दी और कितने अच्छे से मेरे सारे काम कर देता है। दुकान के दूसरे लड़कों से कह कह के थक जाता हूँ। अच्छा भाभी, पुनीत का कोई पुराना शर्ट हो तो दे देना ना। वो दीपू को संडे के दिन अपने पापा की फैमिली से मिलने जाना था, तो मैं चाहती हूँ कि वो अच्छे से जाए। ये अब क्या कह रही है छोटी माँ? दीपू पुरानी शर्ट क्यों पहनेगा? मैं अभी दीपू के लिए नई शर्ट ऑर्डर करता हूँ। अरे नहीं बेटा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। माँ ठीक कह रही है, मुझे नई शर्ट नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे नहीं चाहिए, वो अपने घर वालों से मिलने जा रहा है। पुनीत, तू ऑर्डर कर एक शर्ट इसके लिए। लेकिन क्या मुन्नी, तुम भी ना। मालती और पुनीत ठीक तो कह रहे हैं। अरे इस घर का बेटा है वो, समझी? जाओ बेटा, मजे करो, जैसे पुनीत वैसे तुम। चंद्रभान और उसका पूरा परिवार बहुत ही भले लोग थे। सब कुछ ठीक चल रहा था उनकी लाइफ में, लेकिन तभी एक दिन अचानक जब पुनीत अपने ऑफिस से घर लौटकर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई। क्या हुआ पुनीत, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है बेटा? पता नहीं मॉम, आज सुबह से ही सर में बहुत दर्द हो रहा है। समझ गई, देर रात तक मोबाइल देखा होगा तूने, इसीलिए ना कहती हूँ वक्त पर सो जाया कर। लेकिन नहीं, अब खाना खा और जाकर आराम कर। नहीं मॉम, मेरा खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, आप लोग खा लीजिए। क्या हुआ बेटा, मैं कुछ बनाऊं तेरे लिए? नहीं छोटी माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पुनीत चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गया। उस रात का हल्का सा सर दर्द पुनीत के साथ क्या करने वाला था, इस बात का अंदाजा किसी को भी नहीं था। रात के लगभग 2:30 बजे पुनीत के रूम से उसके दर्द से चीखने की आवाजें सुनकर चंद्रभान और मालती दोनों उसके रूम में आए। रात के वक्त मुन्नी अपने घर चली जाया करती थी। मॉम, डैड। क्या हुआ बेटा, तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हुआ है? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मॉम प्लीज कुछ कीजिए। मैं दीपू को कॉल करता हूँ। हमें पुनीत को अभी हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। दीपू होगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि रात बहुत हो गई है। जल्दी कीजिए, देखिए ना पुनीत कितना परेशान हो रहा है। प्लीज जल्दी बुलाइए दीपू को। दीपू फोन नहीं उठा रहा है, लगता है फोन साइलेंट करके सो गया। दीपू का कॉल है। हेलो दीपू बेटा। क्या हुआ अंकल जी, ये पुनीत की आवाज? सब ठीक है ना? नहीं बेटा, कुछ भी ठीक नहीं है। पुनीत के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं उसे क्या हो गया। हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तुम अगर घर आ जाते तो। जी अंकल जी जरूर, मैं अभी आया। थोड़ी ही देर में दीपू और उसके साथ मुन्नी भी चंद्रभान के घर पहुंच गए। दोनों के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखी जा सकती थी। मुन्नी, तुम इतनी रात को? रहने देती ना, दीपू आ तो रहा था। कैसी बात कर रही है भाभी, मेरा बच्चा यहाँ दर्द में है, मैं नहीं रह सकती। चलिए हम दोनों भी इनके साथ हॉस्पिटल ही चलते हैं। दीपू बेटा, ये लो गाड़ी की चाबी, तुम गाड़ी निकालो, हम पुनीत को लेकर आते हैं। डैड, बहुत दर्द हो रहा है, कुछ कीजिए डैड। मॉम। रिलैक्स बेटा रिलैक्स, बस 10 मिनट में हम लोग हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे।
लगभग 10 मिनट के बाद चंद्रभान, दीपू, मालती और मुन्नी पुनीत को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। पुनीत को इमरजेंसी में एडमिट किया गया। डॉक्टर पुनीत का इलाज कर रहे थे। क्या हुआ है मेरे बेटे को डॉक्टर? इन्होंने आज खाने में क्या खाया था? सुबह ब्रेकफास्ट में ऑमलेट और फिर लंच में सब्जी और पराठा लेकर ऑफिस गया था। लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब? क्योंकि इनकी कंडीशन देखकर ऐसा लगता है कि इनके खाने में कोई पॉइजनस चीज थी। रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा हमारा अंदाजा सही है या नहीं। पॉइजनस? लेकिन पुनीत तो घर का खाना। मैंने अपने हाथों से पुनीत का नाश्ता और खाना बनाया था भाभी, और आप सबने भी तो वही खाना खाया था। अगर कुछ होता तो सबको होता ना, मुझे भी। अपने आप को दोष मत दो मुन्नी, तुम कभी कोई गड़बड़ कर ही नहीं सकती। हाँ मुन्नी, हो सकता है पुनीत ने ऑफिस में कुछ खा लिया हो। देखो, अगर घर के खाने में कुछ गलती हुई होती तो उसका सर सब पे आता, तुम पे भी। लेकिन ऐसा कैसे हो गया? पुनीत तो कभी कुछ नहीं खाता बाहर का। ऐसा नहीं है मुन्नी, परेशान मत हो, वो ठीक हो जाएगा। पुनीत का ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन उसकी हालत ठीक होने के बजाय पहले से ज्यादा खराब होती जा रही थी। अगली सुबह तक भी पुनीत की तबीयत ठीक नहीं हुई। 2 दिन बीत गए। चंद्रभान गुप्ता का पूरा परिवार अचानक से आई इस प्रॉब्लम से बेहद दुखी था। पुनीत घर का इकलौता बेटा था और उसकी ऐसी हालत चंद्रभान और मालती से देखी नहीं जा रही थी। 2 दिन के बाद पुनीत को होश आया। उसकी तबीयत में सुधार हुआ। आपका बेटा अब आउट ऑफ डेंजर है। आज शाम को हम इन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। बट आई एम शॉक्ड, इनके फूड में जो केमिकल मिला है वो बहुत डेंजरस है। लेकिन इसके खाने में ये केमिकल आया कहाँ से? इसने तो घर का खाना खाया था और हम सब ने भी वही। वैसे आपके घर में फैमिली के अलावा और कौन आता जाता है? हमारी हाउस हेल्प, वो हमारे लिए घर के मेंबर की तरह ही है। खाना भी वही बनाती है? यस डॉक्टर। तो देखिए, जरा नजर रखिए उस पर, क्योंकि केमिकल तो पुनीत के खाने में था। अब वो कहाँ से आया ये काम पुलिस का है। मैं डॉक्टर हूँ, मैंने अपना काम कर दिया है, लेकिन आपका बेटा बच गया, यह बहुत बड़ी बात है। ऐसे केस में सर्वाइवल चांसेस बहुत कम होते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर मालती और चंद्रभान दोनों परेशान हो गए थे। पुनीत का कहना था कि उसने उस दिन बाहर से कुछ भी नहीं खाया था, लेकिन फिर उसके फूड में आखिर केमिकल पहुंचा कहां से? इस बात का पता चलाना बहुत जरूरी था। चंद्रभान और मालती मुन्नी पर शक कर ही नहीं सकते थे, लेकिन उन्हें डॉक्टर की बात सही लगी और उन्होंने इस बात की इंफॉर्मेशन पुलिस में देने के बारे में सोचा। डॉक्टर साहब ठीक कह रहे थे, क्या पता किसी ने हमारे बेटे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो। हमें पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देनी चाहिए। वैसे तो आपकी बात सही है भाभी, लेकिन ये पुलिस का चक्कर बहुत बुरा होता है, रोज रोज के चक्कर। आपको नहीं लगता? अब जो हो गया सो हो गया। अब पुनीत ठीक है, हमें तो भगवान का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। नहीं मालती, पुलिस को इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है। कल को अगर फिर से किसी ने पुनीत के साथ कुछ किया तो मैं कल जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवाता हूँ। अच्छा, वो शंकर का कॉल आया था, पुनीत से मिलना चाह रहा था। क्या कहा तुमने? मैंने कहा 1-2 दिन में आके मिल ले, अभी पुनीत ठीक नहीं है। मैं जब घर में ना हूँ तब बुलाना उसे। अरे लेकिन वो आपका भाई। हाँ, वो मेरा भाई है, लेकिन तुम जानती हो ना, मेरी उससे जरा भी नहीं बनती। बेकार की बातें करके टाइम खराब करता है। मुझे उससे नहीं मिलना है। वो क्लीनिंग वाली मेड होगी भाभी, मैं खोलती हूँ। चंद्रभान के घर में सुधा नाम की एक मेड क्लीनिंग के लिए आती थी। सुधा भी उनके घर में पिछले 3 साल से काम कर रही थी। पुनीत भैया कैसे हैं अभी भाभी? अभी ठीक है, तुम जाओ काम करो, लेकिन देखो पुनीत के रूम में मत जाना, वो सो रहा है, डिस्टर्ब हो जाएगा। जी भाभी। पुनीत की तबीयत में सुधार हो रहा था। इस बात से चंद्रभान और मालती दोनों थोड़ा रिलैक्स हो गए थे। जिंदगी एक बार फिर से अपने नॉर्मल रूटीन पर आ चुकी थी।
अगले दिन चंद्रभान ने पुलिस स्टेशन में जाकर इस मामले की जांच करवाने के बारे में सोचा कि उनके बेटे के खाने में किसी हार्मफुल केमिकल मिला था। लेकिन अगली सुबह चंद्रभान परिवार के लिए काल बनकर आई थी। सुबह के लगभग 10 बज चुके थे, लेकिन घर में चारों तरफ सन्नाटा था। घर में क्लीनिंग का काम करने वाली सुधा काफी देर से डोरबेल बजा रही थी। क्या हुआ है? कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं पुनीत भैया की तबीयत ठीक ना हो और सब हॉस्पिटल गए हों? भाभी को फोन करके पूछती हूँ। मालती के फोन पे लगातार घंटी जा रही थी, लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा था। सुधा के पास मुन्नी का नंबर भी था। जब मालती ने फोन नहीं उठाया तो सुधा ने मुन्नी के नंबर पे कॉल करना शुरू किया। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. क्या हुआ है सब लोगों को? बाजू वाली कोठी में जाकर पूछती हूँ। अपने आप से बात करते हुए सुधा पास वाले बंगलों में रहने वाले मेहता जी के घर पहुंची और उन्हें सारा माजरा बताया। मेहता जी और चंद्रभान गुप्ता दोनों ही काफी पुराने पड़ोसी और दोस्त थे। मेहता जी ने जब सुधा की बात सुनी तो उन्होंने चंद्रभान और मालती के साथ ही पुनीत के नंबर पे भी कई बार कॉल किया, लेकिन किसी ने उनका कॉल रिसीव नहीं किया। एक अजीब सा डर और घबराहट अब मेहता जी फील कर रहे थे। उन्होंने सुधा और बाकी के कुछ पड़ोसी लोगों को अपने साथ लिया और चंद्रभान गुप्ता के घर पहुंचे। एक चाबी वाले की मदद से घर का दरवाजा खोला गया। सामने का नजारा देखकर मेहता जी के साथ मौजूद बाकी के लोगों की भी चीख निकल गई। कुछ ही देर के बाद भाटी अपनी टीम के साथ चंद्रभान गुप्ता के घर में मौजूद था, जहां अपने बेडरूम में मालती और चंद्रभान की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। उनके मुंह से झाग निकल रहा था और उनके गले किसी ने बड़ी ही बेरहमी से चाकू से काट दिए थे। पुनीत के रूम में पुनीत की डेड बॉडी थी और उसका गला भी बड़ी ही बेरहमी से काटा गया था। कौशिकी, अब्दुल, पूरे घर की तलाशी लो। जी जनाब। कौन कौन रहता था इस घर में? और तू, क्या नाम से तारा? जी साहब, सुधा। सुधा, अरे कितना टाइम हुआ था इनके यहाँ काम करते? साहब 3 साल हो गए मुझे इधर काम करते। और भी कोई रवा था इनके घर में इनके साथ? हैं? जी साहब, वो मुन्नी, इनके घर की परमानेंट मेड। मेड क्या साहब, इनकी फैमिली मेंबर के जैसी है। सुबह 5 बजे से शाम 10 बजे तक इधर ही ड्यूटी करती है। अभी वो कहाँ है साहब? मुन्नी? जी साहब, पुनीत भैया तो उनको छोटी माँ कह के बुलाते थे साहब। यही कोई 24-25 साल से काम करती थी इधर। क्या का नंबर और एड्रेस? नंबर है साहब, लेकिन अभी स्विच ऑफ आ रहा है। मैंने बहुत बार लगा के देखा। और कुछ तना कुछ भी बेरा हुआ है मैंने बता दे, और अपना नंबर वो हवलदार ने लिखवा दे, समझगी? जी साहब। साहब, वो मुन्नी का बेटा आया था इधर अभी कुछ दिन पहले, वो भी पूरे 25 साल बाद। अभी वो साहब की दुकान पे पूरा काम संभालता था साहब। मुन्नी का बेटा? या का मतलब उसका पति और परिवार भी होएगा? मालूम नहीं साहब, इतने साल से तो कहती थी उसने शादी नहीं की, लेकिन फिर अचानक से अपना बेटा लेके आई वो। मालती मैडम ने बोला मेरे को ये सब। बहुत अच्छे लोग थे साहब और मैडम। बिना कुछ पूछे वो मुन्नी के बेटे दीपू को दुकान का काम संभालने दिया वो लोग ने। दीपू? इसका नंबर मेरे पास नहीं है साहब, लेकिन वो साहब के दुकान पे काम करने वाले लड़के के पास जरूर होगा साहब। आप उधर से ले सकते हैं। ठीक से, तू जा, लेकिन सुन, दिल्ली तक बाहर जाने के बारे में सोचना भी मत जब तक ये केस खत्म ना हो जाता, ठीक से? इधर भाटी घर की नौकरानी सुधा और बाकी के लोगों से इन्वेस्टिगेशन में बिजी था। उधर अब्दुल और कौशिकी घर की तलाशी लेने में लगे हुए थे। कुछ ही देर के बाद अब्दुल और गगन दोनों भाटी के पास आए। सर, ये किचन में मिठाई का छोटा सा डब्बा मिला है, किसी मंदिर के प्रसाद जैसा है, क्योंकि इसमें फूल और ये कुमकुम भी लगा हुआ है। पुनीत के रूम से ये मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन मिला है जनाब। लड़के की तबीयत ठीक नहीं थी शायद। हाँ, पड़ोसी होते बहरा चल रहा है। 2 दिन पहले उसको खाने में किसी ने केमिकल मिला दिया था और चंद्रभान जी उसकी रिपोर्ट कराने पुलिस स्टेशन आने वाले थे। ये बात उन्होंने अपने दोस्त मेहता जी ने भी बताई थी। जनाब, जब चंद्रभान जी रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन आने वाले थे, ठीक उससे पहले इनके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया। इस प्रसाद ने लैब भेज टेस्टिंग के लिए और इन डेड बॉडीज ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दी।
सर, घर की सारी अलमारी से सारा कीमती सामान चुराया गया है। सारे बेडरूम की अलमारी के लॉकर खुले हैं और सामान बिखरा है। घर में कहीं 1 रुपया भी नजर नहीं आ रहा। इतने बड़े बिजनेसमैन के यहाँ कुछ तो होता। जी जनाब, ले जाने वाले ने घर एकदम अच्छे से साफ किया है। और इतनी सफाई तो कोई जान पहचान वाला ही कर सके। घर की नौकरानी गायब से, उसके बेटे दीपू के बारे में बेरा कर अब्दुल, साला बच के ना निकलना चाहिए यो माँ बेटे, मतलब पूरा शख्स है यो कांड इस मुन्नी ने किया है। आप ठीक कहते हैं सर, अक्सर घर के पुराने और भरोसे वाले नौकर ऐसे क्राइम को अंजाम देते हैं। इस सबसे ज्यादा शक की वजह से उसका अपना बेटे नहीं अचानक यड़ा लेके आना और फिर चंद्रभान जी के बिजनेस में उसने शामिल कर देना। घर की दूसरी नौकरानी ने बताया कि वो मुन्नी का बेटा अचानक तब पैदा हो गया था। पिछले 24 साल तक इसका कोई अता पता ना था। ठीक है सर, हम इस मुन्नी को जल्द ही ढूंढ निकालेंगे। तो करना ही पड़ेगा कोशिश मैडम, अब तो मुन्नी बदनाम होकर रहेगी। मुन्नी और दीपू दोनों के फोन की लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन दोनों का फोन बंद था। उसी दौरान चंद्रभान का भाई शंकर पुलिस स्टेशन पहुंचा। सर, मैं शंकर। तो पहाड़ में जाके डमरू बजाओ शंकर भगवान, इतने करने आए हो? जी, मैं चंद्रभान गुप्ता का छोटा भाई हूँ सर। मुझे भाई साहब की फैमिली के बारे में पता चला तो। तू तो चंद्रभान का सगा भाई से ना? जी सर, सगा। अरे एक बात बता भाई, सगा भाई होने के नाते तो थोड़ा देर से ना आया? मतलब इतना बड़ा कांड हो गया है और तुम्हें खबर तक ना है? अरे कहाँ था भाई? सर, मैं यहाँ दिल्ली में नहीं रहता हूँ, हरियाणा रहता हूँ, वहीं काम करता हूँ। क्या काम? वही मेरी एक छोटी सी दुकान है सर। कमाल है भाई। अरे बड़े भाई का बिजनेस इतना बड़ा है और छोटी की छोटी सी दुकान, यो के बात। अरे इसका कैसे होगा? नहीं सर, अपनी अपनी किस्मत है ये तो। भाई साहब ने तरक्की कर ली और मैं ऐसे ही रह गया। लेकिन मैं अभी आया था भाई साहब के घर, वो पुनीत की तबीयत खराब हुई थी ना, उससे मिलने के लिए। ठीक से। तो शंकर मनो यो बात बता, तने किसी पर शक है? और यो घर की नौकरानी मुन्नी, इसने जानता है तू? जी सर, बहुत साल से भाई साहब के घर में काम कर रही है वो। जब पुनीत पैदा हुआ था तब वो उन्होंने मुन्नी को काम पे रखा था। कैसी औरत सही मुन्नी? वैसे तो सब ठीक ही लगता है सर, लेकिन अब जब मुझे पता चला कि वो गायब है तो लग रहा है कि भाई साहब ने गलत किया है। क्या गलत किया? यही कि अपने घर में काम करने वाले सर्वेंट्स का कभी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाया, ना मुन्नी का, ना सुधा का, और ना ही शॉप पर काम करने वाले किसी लड़के का। अरे यो बात तने कैसे बता? मालती भाभी मुझे बताती थी। जब भी मैं उनके घर आता था भाभी मुझसे बहुत बातें करती थी सर। भाई साहब तो इतना नहीं बोलते थे। ठीक है। और कुछ याद से तो ना शंकर, कुछ भी ऐसा जो इस केस में हमारी मदद कर सके? जी सर, उस दिन जब मैं पुनीत को मिलने आया था तो ये मुन्नी का बेटा दीपू भी वहीं था। मैं जब वापस लौट कर जा रहा था तो ये माँ बेटे आपस में बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? वो पुनीत ने कोई नया शर्ट ला के दिया था दीपू को, तो वो मुन्नी को बोल रहा था कि ये लोग उसके साथ फैमिली के जैसा रिलेशन रखते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते। लेकिन फिर मुन्नी ने बोला कि उनका बेटा ही रहेगा और तू नौकरानी का बेटा। फिर वो लड़का बोला कि वो बराबर से बिजनेस संभालता है, एक दिन वो भी अपना काम करेगा। आगे? तभी वो मुन्नी ने एक ऐसी बात बोली जो मुझे खटक गई थी सर। वो बोली कि इतने साल से वो उनका घर संभाल रही है, लेकिन है तो नौकरानी ना। उसने कहा कि कितना भी कुछ हो जाए, नौकर नौकर ही रहता है और मालिक मालिक ही रहता है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो मुन्नी अपना बेटे को पुनीत के बराबर देखने लगी थी और शायद कहीं ना कहीं बेटे के इसी प्यार ने उससे वो क्राइम करवा लिया। हो सके सही। सर, यही तो मैं आपसे कहना चाहता था, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ठीक से शंकर, बड़ी जरूरी इंफॉर्मेशन दिया तूने। इसके बाद शंकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद पुलिस की टीम ने मुन्नी को और ज्यादा तेजी से ढूंढना शुरू कर दिया। शंकर की बातों से साफ पता चल रहा था कि कहीं ना कहीं मुन्नी के दिलो दिमाग में शायद ये सब प्लानिंग बहुत पहले से चल रही थी। शायद दीपू उसका बेटा था ही नहीं, वो अपने बेटे के नाम पे किसी ऐसे शख्स को लेकर आई थी जो इस क्राइम में उसकी हेल्प कर सके। सच क्या था और झूठ क्या, ये कौन बताता? मुन्नी या दीपू के मिलने के बाद ही सच सामने आ सकता था, लेकिन वो दोनों गायब थे। तभी एक शॉकिंग न्यूज पुलिस को मिली। जनाब, वो मुन्नी की डेड बॉडी मिली है रेलवे ट्रैक पे। किसी ने गला काट के मारा है उसको भी। क्या? मुन्नी की डेड बॉडी? इसका मतलब मुन्नी इस कांड में शामिल ना थे। पता नहीं जनाब, लेकिन फिलहाल तो वो
इस दुनिया में नहीं है। अब तक पुलिस को लग रहा था कि मुन्नी ने अपने बेटे दीपू के साथ मिलकर चंद्रभान गुप्ता के परिवार का मर्डर किया था, लेकिन मुन्नी की डेड बॉडी मिलने के बाद इस केस में एक नया मोड़ आ गया। शक की सुई अब मुन्नी से पूरी तरह हट चुकी थी। किसी ने ठीक उसी तरह मुन्नी का गला काटकर उसकी हत्या की थी जैसे चंद्रभान, मालती और पुनीत की हत्या की थी। दीपू अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा था और इसीलिए अब पुलिस का शक उसकी तरफ जा रहा था। इसी इन्वेस्टिगेशन के चलते चंद्रभान और उनके परिवार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और किचन में मिले प्रसाद की सैंपल की रिपोर्ट भी आ गई थी। सर, इस रिपोर्ट में लिखा है कि पुनीत, मालती और चंद्रभान तीनों को पॉइजन दिया गया था एंड उसके बाद धारदार हथियार से गला काट कर इन तीनों का मर्डर किया गया। और वो फूड लैब वालों के रिपोर्ट में क्या लिखा है? दोनों चीज़ें मैच करती हैं सर। इस प्रसाद का जो लड्डू है उसमें पॉइजन मिक्स है, वही जिसके ट्रेसेस गुप्ता परिवार के मेंबर्स की बॉडी से मिले हैं। और मुन्नी की रिपोर्ट? उसकी बॉडी में पॉइजन नहीं मिला है सर, उसे केवल गला काट के मारा गया है, वो भी रेलवे ट्रैक तक ले जाकर। अरे कमाल की बात तो यूं है, मुन्नी ने प्रसाद ना खाया तो क्यों ना खाया, और अगर उसका भी मर्डर हो गया है तो इसका मतलब कि वो इस पूरे कांड में शामिल ना थी। अरे चक्कर क्या है, समझ ना आ रहा। चक्कर तो कुछ बड़ा है सर। मतलब ये कि मैंने मुन्नी के मोहल्ले में पता किया है। वो उस दिन मंदिर गई थी चंद्रभान जी के घर काम पे जाने से पहले, क्योंकि वो पुनीत के ठीक हो जाने को लेकर वरीड थी। ऐसा उसने अपने मोहल्ले की एक औरत से कहा था। अरे लेकिन अगर उसने पूरे परिवार को जहर दिया तो फिर उसका मर्डर किसी ने क्यों कर दिया? हो सकता है सर किसी ने मुन्नी को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया हो, उसकी कोई गलती ही ना हो, वो किसी की बातों में आ गई हो। अरे किसी का तो बेरा को नया, एक माँ अपने बेटे की बातों में आसानी से आ सके से। यो दीपू अचानक तब प्रकट होया और फिर होया यो कांड। अगर मुन्नी ने ऐसा कुछ करना होता तो 24 साल इंतजार क्यों करती भाई? शायद आपकी बात सही है सर, मुझे भी लगता है ये दीपू ही कांड करके कहीं लंबा निकल लिया। कितना भी लंबा निकल जावे, कानून के हाथों से लंबा कुछ ना हो सकता। चल ठीक से, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, वो नैना आज डिस्चार्ज होने वाली है। कांग्रेचुलेशन सर। अरे मरने के बाद की कांग्रेचुलेशन भाई। वो सर अब आपको शादी की न्यूज मिलेगी ना जल्दी ही नैना के साथ। यार मजाक चौखा कर लाए तू। अरे ये बता, ठीक था, प्यार तो कर लूं, आके बाद शादी भी कर लूंगा, ठीक से। इतना कहकर भाटी वहां से चला गया और कौशिकी भाटी के इस रूप को देखकर हैरान रह गई। उसके होठों पे भी हल्की सी हंसी आ गई थी। उधर भाटी हॉस्पिटल पहुंचा और नैना को वहां से डिस्चार्ज करवा के उसके घर लेकर गया। नैना की मां उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। नैना को उसके रूम में सेटल कराने के बाद भाटी जब वहां से जाने लगा तो नैना ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथों में थाम लिया। अरे क्या कर रही सा छोरी, अकेले ना है हम दोनों यहाँ, तेरी माँ भी घर में ही सा है। आप थोड़ी देर मेरे पास रुक सकते हैं? अरे थोड़ी देर की बात करे, तो गया था पूरी रात थारे पास बैठ जाऊं, पर तू मैंने ये बता, इतनी उदास क्यों लाग रही से? ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस चाहती हूँ कि आप मेरे पास बैठ जाओ। ठीक से चंद्रमुखी, मैं थारे पास बैठ जाऊं, बोल क्या बात है? भाटी ने नैना का हाथ अपने हाथों में लिया और बड़े प्यार से उसकी आंखों में देखने लगा। नैना की आंखें अचानक से नम हो गई। ऐसा लगा जैसे आंसुओं का सैलाब उसकी आंखों से बहने वाला था। अरे तो ठीक है ना? नैना ने भाटी के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बस आगे बढ़कर उसे अपने गले से लगा लिया। भाटी उसकी धड़कनों को अपने बेहद करीब महसूस कर पा रहा था, जो इस वक्त डबल स्पीड से भागी जा रही थी। भाटी और नैना एक दूसरे के गले से लगे हुए थे। तभी भाटी ने महसूस किया कि नैना की आंखों से आंसू की कुछ बूंदें लुढ़क कर उसके कंधे पर आ गिरी। भाटी ने हैरानी से नैना की आंखों में देखा। क्या बात सर नैना? अरे शेरनिया भी कभी रोवा है क्या? होया मैंने बता, कुछ गलत किया उस नाइम ने थारा साथ? बोल नैना बोल। नहीं सर, वो बात नहीं है, मैं डर गई थी, बहुत ज्यादा डर गई थी।
मुझे लगा मैं आपसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। मैं समझ सकूं सुनैना, थारे दिल पर क्या बीत रही है। अब सब ठीक से? जानते हैं सर, वो लड़कियां जिन्हें वहाँ रखा जाता है वो बहुत बुरी जिंदगी जीती हैं। वो लोग मुझे बेचने का प्लान बना रहे थे। मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गई। रहे चुप हो जा नैना, चुप हो जा। मारे रात कोई तने नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं समझ सकूं छू शरीर ते ज्यादा थारा मन घायल होया से, लेकिन कुछ ना कर सकते नैना। वो एक बुरा वक्त था, निकल गया। आप सही कहते हैं। देख नैना, अब अगर तू चाहे तो तने यो जॉब करने की भी जरूरत ना है। तो दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो सके है, मैं बात कर लूंगा तार लई। नहीं सर, एक नैम उस्मानी जैसा क्रिमिनल मुझे कमजोर नहीं कर सकता। बस कुछ दिन की बात है। एक बार अपने आप को ठीक कर लूं, मैं फिर वापस लौट के जरूर आऊंगी। यो ये ना बात हमारी शेरनी। आज सही तो तने झांसी की रानी ना कहता मैं। कमाल की लड़की से तू दुश्मन ना चीर फाड़ कर रख दे। नईम उस्मानी के कब्जे में रहने के दौरान नैना ने जिस जिंदगी और जिन सिचुएशंस को फेस किया था वो वाकई में दिल दहलाने वाली थी। नैना ने वहां लड़कियों के साथ जो किया जाता था उसके बारे में भी भाटी को बताया, और भाटी भी वहां का सच और उन लोगों की दरिंदगी के बारे में सुनकर हैरान रह गया। उसे अपने कानों पे भरोसा नहीं था। कुछ वक्त नैना के साथ बिताने के बाद भाटी अपने घर लौट आया। अगली सुबह चंद्रभान और उसके परिवार के मर्डर के केस की इन्वेस्टिगेशन एक बार फिर से शुरू हो गई। आपने न्यूज़पेपर में देखा सर? क्यों भाई, क्या खास बात सर न्यूज़पेपर में? अरे सर, वो चंद्रभान गुप्ता फैमिली मर्डर केस के बारे में काफ़ी अच्छा खासा माल मसाला छुपा है। मीडिया ने तो इस केस का उड़ा के रख दिया सर, और तो और पुलिस को भी नहीं छोड़ा। अरे यो मीडिया वाला ना कोई काम ना होता, साला पुलिस के पीछे डंडा लगा दौड़े हैं। कब मौका मिले यार सर में मार दें। हाँ सर, ऐसा ही लग रहा है। देखिए क्या लिखा है। जिस नौकरानी ने पूरे परिवार को मौत के घाट उतारा, उसने अपने आप को भी ख़त्म कर लिया। दिल्ली पुलिस कब तक इस केस को सॉल्व कर पाएगी? आखिर कौन है मर्डरर? मुन्नी के बेटे को पकड़ने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? और भी पता नहीं क्या क्या। यो भी ठीक से, मतलब इन मीडिया वालों के हिसाब तय मुन्नी ने खुद अपना गला काट लिया। वाह भाई वाह, यो भी खूब है। कौशिकी और भाटी अपनी बातें करने में बिजी थे। उसी वक्त अब्दुल एक इम्पोर्टेंट न्यूज वहां लेकर आया। सर, वो आईटी वालों का कॉल आया। वो दीपू का मोबाइल एक्टिव हुआ है सर। लोकेशन का एक्टिव हुआ मोबाइल? नोएडा के पास। अरे शाबाश, अब नोएडा जाकर पकड़ेंगे इस दीपू ने, और वड़ई जाके इसका दीप जलावेंगे। जी जनाब। पुलिस को जब दीपू का मोबाइल नोएडा में कहीं एक्टिवेट होने की खबर मिली तो पुलिस अलर्ट हो गई और जल्दी ही भाटी अपनी टीम के साथ नोएडा के लिए निकल गया। ये नोएडा का एक छोटा सा गांव था। रास्ते में एक जगह उस गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर पुलिस की जीप खराब हो गई और भाटी कौशिकी और अब्दुल के साथ रास्ते में ही अटक गया। तभी वहां एक हिजड़ा आया और भाटी को देखकर उससे पैसे मांगने लगा। आए हाय, कैसा चिकना है रे, एकदम गबरू। अरे दूर हट, चल भाग आता है। ए चिकने, हम हिजड़ों को कोई ऐसे नहीं भगाता। चल चल चल, अभी वसूली दे। साले पुलिस वाले तो वसूली मांग रहा है। हाँ, मांगूंगी, नहीं तो तुम लोग भी अपना ये डंडा दिखा के लोगों से वसूली मांगते फिरते हो ना। अभी मैं तेरे से मांगी तो क्या गलत किया रे? हाँ, वैसे थारे गले में यू नेकलेस तो घना डिजाइन वाला लग रहा है। ये भी किसी की वसूली में लिया था के? अरे नहीं नहीं, ये तो मेरे को एक आदमी दिया। मालूम क्या, एकदम मस्त सोने का है, पर मालूम नहीं वो मेरे को काय को देके गया। अब्दुल, सुना तूने? यू नेकलेस इसको किसी ने सही दे दिया। अरे ये बोल रही है कि वो सोने का है। जनाब, ये नेकलेस मैंने कहीं देखा है। अब ये मत बोलना कि ये चोरी का है। मैं बोली ना कि मैं एक आदमी से टकराई, वो भागा, मैं उसको पकड़ी और उसने मेरे को ये नेकलेस दिया और भाग गया। मैं चोर नहीं है, लेकिन ऐसा लगता था वो साला चोर था। ऐसा काय को देके गया मेरे को इतना महंगा नेकलेस, मेरे को नहीं मालूम। जनाब, ये नेकलेस वो मालती चंद्रभान गुप्ता की वाइफ, उसके गले में था। और तने वाका गला कब देखा रहे? जनाब, वो उसका मोबाइल था ना, उसमें वॉलपेपर पे जो फोटो लगा रखी थी मालती ने अपनी, उसमें यही नेकलेस पहना था।
इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो भी है वो नेकलेस, मेरा मतलब सारे गहने जेवर लेकर के आया और ये किन्नर उसे पहचान न ले, इसलिए जल्दी से इससे पीछा छुड़ाने के लिए वो इसे ये देकर भाग गया। बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। हाँ तो मैं तने पूरी वसूली दूंगा, पर अब तने हमारा साथ चलना पड़ेगा। जीप में बैठ। हाय हाय, मैं पागल लगती क्या तेरे को? मैं किधर भी नहीं जाएगी, अभी मैं चलती है। और हाँ, मैं उसका थोबड़ा अच्छे से देखी। कैसा दिखता था वो? सड़े हुए कद्दू जैसा। लेकिन जनाब ये मुन्नी का बेटा दीपू तो अच्छा खासा दिखता है, फिर ये ऐसे क्यों बोल रही है? बेरा खोन्यास साड़ा मन तो यू पहले से ही बहुत बड़ी गड़बड़ लाग रही है, लेकिन इसके पास यू बहुत बड़ा सबूत है। एक काम कर अब्दुल, पहले कोई मैकेनिक बुलवा के जीप ने ठीक करवा, फिर सोचेंगे इसके बारे में। अब्दुल ने एक मैकेनिक को कॉल किया और फिर जीप को ठीक करवाया। दीपू के मोबाइल की लोकेशन उसी किसी एरिया में ट्रेस हुई थी। पुलिस उस जगह को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। कुछ ही देर के बाद वो लोकेशन मिल गई। ये एक छोटा सा टूटा फूटा घर था। रात का वक्त हो चुका था और वहां अंधेरे होने की वजह से कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। भाटी ने उस घर के अंदर जैसे ही कदम रखा, उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसे देखकर वो बुरी तरह से चौंक गया। चंद्रभान गुप्ता के पूरे परिवार की मौत के केस को सुलझाते सुलझाते भाटी उस जगह पहुंचा जहां उसे दीपू के होने का शक था। वहां पर उसकी मुलाकात एक किन्नर से हुई और इस किन्नर को साथ लेकर जब भाटी की टीम एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंची तो सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। सामने एक रूम की सीलिंग फैन से दीपू की डेड बॉडी लटकी हुई थी। अब तक सबको यही लग रहा था कि चंद्रभान और उसके परिवार के साथ साथ मुन्नी की हत्या का जिम्मेदार भी शायद दीपू था, लेकिन दीपू की लाश को देखकर यह बात क्लियर हो गई थी कि इस पूरे हत्याकांड में किसी और का ही हाथ था। ये क्या जनाब, किसी ने दीपू को भी उड़ा दिया? सर अभी तक तो हमें लग रहा था कि ये सब दीपू ने किया है, लेकिन ये तो मर चुका है। ये सब क्या चल रहा है? ऐसा कौन होगा जो चंद्रभान के साथ साथ उसके सर्वेंट्स का भी दुश्मन है? अरे मारा भी बात समझ में ना आई। अगर दीपू ने कुछ करा होता तो मरा ना होता। इसका यो मतलब है कि सड़क कोई तो है जो पुलिस के साथ मजाक कर रहा है, पर इसने यो न बेरा कि पुलिस वालों के साथ मजाक करना कितना भारी पड़ सके रही। सर इस घर की तलाशी लेते हैं हम लोग, क्या पता कोई क्लू मिल जाए। अब्दुल और कौशिकी उस घर में सुराग ढूंढने लगे और उधर भाटी ने अपने साथ लेकर आए किन्नर से ये पूछा कि जिसने उसे मालती का नेकलेस दिया था, क्या ये वही इंसान था? किन्नर ने भाटी को बताया कि उसने नेकलेस देने वाला शख्स का फेस नहीं देखा था। ठीक से एक काम कर, तू जा और सुन, थारा नंबर मैंने देख के जा, कोई जरूरत पड़ी तो तुम्हें कॉल करूंगा मैं। भाटी अपनी टीम के साथ उस जगह की इन्वेस्टिगेशन करके लौट आया। वहां पुलिस टीम को कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो कातिल को पकड़ने में उनकी मदद कर सके। दीपू की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। ये बात तो अब क्लियर थी कि दीपू और मुन्नी दोनों ही बेकसूर थे। अरे अब्दुल, तो चंद्रभान के भाई ने कॉल कर, कल आया था ना वो, क्या नाम से उसका? हाँ शंकर ने बुला। जी जनाब, मैं बुलाता हूँ उसे। समझ नहीं आ रहा सर, ऐसा भी कौन होगा जिसने एक साथ 5 लोगों को मार डाला? ऐसे केस में जनरली घर का कोई सर्वेंट ही कल्प्रिट होता है, लेकिन यहाँ तो सर्वेंट क्या, उसके बेटे को भी नहीं छोड़ा किसी ने। जनाब कहीं ऐसा तो नहीं पैसों के लालच में ये दीपू के घर वालों, मेरा मतलब मुन्नी के पति के परिवार वालों ने कुछ किया हो? क्योंकि दीपू उनसे मिलने जाता था, उन्हें इस बात का अंदाजा तो हो ही गया होगा ना कि दीपू जिनके साथ काम कर रहा है वो काफी पैसे वाले लोग हैं। अब्दुल ठीक कह रहा है सर, ऐसा हो सकता है, लेकिन दीपू उनका खून था। अगर वो ये सब करते तो वो दीपू को क्यों मारते? मुन्नी को मार सकते थे, लेकिन अपने ही घर के बेटे को मारना थोड़ा अजीब है सर। मैं यो ना कह रहा कि दीपू के अपने घर वालों ने ये सब किया है, लेकिन मामला पैसों का है। कौशिकी और तने सुना होगा
कि बाप बड़ा ना भैया, सब तक बड़ा रुपया, तो पैसा इंसान तक कुछ भी करा सका है। जनाब, मुझे भी लगता है ये दीपू के परिवार के लोगों से पूछताछ करनी चाहिए। एक काम करते हैं सर, मैं और अब्दुल जाकर देखते हैं ये दीपू के घर में क्या चल रहा है। वैसे भी चंद्रभान जी के घर से दीपू का जो आईडी कार्ड मिला है उस पर उसका एड्रेस भी है। ठीक से, और जरा भी शक हो ना किसी पे तक घसीट के लाइए साला नहीं। जी जनाब। जी सर, अभी हम निकलते हैं। जय हिंद सर। कौशिकी और अब्दुल दोनों ही वहां से दीपू के घर के लिए निकल गए। कुछ देर के बाद वो उस एड्रेस पर पहुंचे जो उन्हें दीपू के आईडी कार्ड से मिला था। वहां उनकी मुलाकात दो बुजुर्ग लोगों से हुई। ये दोनों दीपू के ग्रैंड पेरेंट्स थे। ये दीपू आपका क्या लगता था? मेरा पोता है दीपू, लेकिन 3-4 दिन से उसका फोन नहीं लग रहा है। सब ठीक है ना बेटा? कुछ हुआ है क्या? पुलिस वाले हो ना तुम यहाँ क्यों आए हो? और मेरा दीपू कहाँ है? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? देखिए, हम यहाँ दीपू के बारे में ही पता करने आए थे। आपके घर में और कौन है? कौन होगा? एक बेटा था जो अब नहीं रहा। बहू थी जो हमारे साथ रहती नहीं थी। जाने कितने साल पहले मेरा बेटा उसे छोड़ आया। कहाँ छोड़ के आया ये भी नहीं पता। अब तो बस एक पोता है। बहुत अच्छा है मेरा पोता, लेकिन कुछ दिनों से लग रहा है कि अब वो भी अपनी माँ की बातों में आ गया है, जैसे सालों पहले मेरा अपना बेटा आ गया था। देखो ना, कितने दिनों से मिलने ही नहीं आया। अब जब से उसे वो उसकी माँ वापस मिल गई तब से वही रहता है। ना जाने कौन सा जादू कर दिया है उसने मेरे पोते पे। जादू क्या, मजबूरी है मेरे बच्चे की। हरे बड़े सेठ की यहाँ काम करती है वो, इसीलिए मेरे पोते को भी वहाँ काम मिल गया। बस इसीलिए हमने भी कुछ नहीं कहा। वैसे भी मुन्नी कैसी भी हो, लेकिन सेठ मेरे दीपू का बहुत ख्याल रखता है। उसको अच्छा खाने को और पहनने को मिल रहा है। पैसे भी बहुत मिल रहे थे। वो हमें भी पैसे ला कर देता है। देखिए अंकल जी, आंटी जी, आपकी बात एकदम सही है, लेकिन बात यह है कि कैसे बताऊं आपको। क्या हुआ है मैडम? मुन्नी ने मेरे दीपू के साथ कुछ गलत किया क्या? मेरा बच्चा ठीक है ना? बताइए ना मैडम। अपने आप को संभालिए आप दोनों। वो आपकी बहू का मर्डर हुआ है, मुन्नी का। क्या? मुन्नी? लेकिन किसने मारा उसको और क्यों? ऐसा क्या किया उसने? आपकी बहू ने कुछ नहीं किया। वो अच्छी औरत थी आंटी जी। हाँ, आपके साथ पिछले 24-25 साल से नहीं रह रही थी, इसलिए आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं। जाहिर सी बात है, लेकिन मुन्नी भली औरत थी। अगर भली औरत थी तो उसको किसी ने मारा क्यों? मेरा दीपू कहीं उसे भी नहीं, मेरे बच्चे को कुछ नहीं हो सकता। अंकल जी, वो आपके पोते दीपू का, उसका भी मर्डर हुआ है। दरअसल चंद्रभान की पूरी फैमिली के साथ मुन्नी और दीपू को भी किसी ने मार डाला। नहीं, संभालिए अपने आप को। दीपू की मौत की खबर ने दीपू के ग्रैंड पेरेंट्स की हिम्मत को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था। दीपू उनका इकलौता सहारा था जो अब उनसे छिन गया था। इस खबर को सुनने के बाद दीपू के ग्रैंड पेरेंट्स के जीने की उम्मीद खत्म हो गई थी, और वहीं दूसरी तरफ पुलिस की टीम को वहां से दीपू और मुन्नी के मर्डर से जुड़ा कोई सुराग मिलने की उम्मीद खत्म हो गई थी। कौशिकी और अब्दुल दोनों ही वापस पुलिस स्टेशन लौट गए और उन दोनों ने सारी बात जाकर भाटी को बताई। तब तक शंकर भी पुलिस स्टेशन आ गया था और अब भाटी शंकर के साथ पूछताछ कर रहा था। हाँ तो शंकर, रत्तू ने कहा था कि तुझे मुन्नी और दीपू पर शक है। हाँ सर, मुझे उन दोनों पर ही शक था, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ होगा। हवालात के अंदर चल, मैं बताती हूँ क्या हुआ होगा। अरे कौशिकी मैडम, अचानक से क्या हुआ? कौशिकी ठीक कर इसे अब्दुल। अरे लेकिन मैंने किया क्या है? मैं तो आपके बुलाने पे यहाँ आया और अब आप मुझे क्यों हवालात में बंद करने की बात कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि अभी तक तो मुन्नी और दीपू जिंदा है ना, फिर तूने उनको पास्ट टेंस में क्यों पहुंचा दिया?
मतलब यो बैंड-चोद कि तूने अभी कहा कि तुझे उन दोनों पर शक था, लेकिन इब क्या हुआ तो नबेरा। मुन्नी और दीपू के मर्डर की खबर तो इब तक थाने के सारे लोगों ने नबेरा। तन्ने कैसे पता कि वह थे हो गए? बोल। वो मतलब कैसे? भाटी को शंकर पे उस वक्त शक हुआ जब उसने मुन्नी और दीपू के लिए एक भाटी ने चंद्रभान के छोटे भाई शंकर को अरेस्ट कर लिया था और अब उसके साथ पूछताछ चल रही थी। शंकर का कहना था कि वो इस मल्टीपल मर्डर केस में शामिल नहीं था, लेकिन भाटी जानता था कि शंकर ने ही इस भयानक हत्याकांड को अंजाम दिया था। इसी बीच भाटी ने अपनी एक टीम को शंकर के हरियाणा वाले घर पर तलाशी लेने के लिए भेज दिया था। देख शंकर, एक बार पूछूंगा और जना बोलिया ना बेटा तो 10 बार ठोकूंगा थारी। अब थारे ऊपर था कि तू क्या चाहे। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा। मैं क्यों मारूंगा? अरे वो मेरा बड़ा भाई था। आखिरी बार क्यों मारा चंद्रभान का परिवार ने बैंड-चोद? नहीं, मैंने नहीं मारा। ये बोल क्या किया? छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए। बता दो। ठीक से बताना। एक गलती और 10 फटके, वो भी बेटा टांगा के बीच में, समझ रहे? साला ऐसा दुखेगा ना कि डॉक्टर से दिखा भी ना पावेगा और छिपा भी ना पावेगा। बोले। भाई साहब के पास बहुत पैसा था, लेकिन वो मुझे 1 रुपया नहीं देते थे तो केवल भाषण, वो भी मेहनत करने का। अरे नहीं होती है मुझसे मेहनत। राइचूतिए, किसी ने तन्ने मेहनत करने की सलाह दी तो गलत कर दिया। अरे साले, गलत तो जद होता जब थरा भाई तेरे हाथ में कटोरा पकड़ा कर भीख मांगने के लिए कहता। वो तो तना काम करने के लिए कह रहा था। जिसके पास पैसे होते हैं ना, वो दूसरों को ज्ञान ही देता है। अरे तो गलत ज्ञान तो ना दिया था नहीं। और थारी शकल तो साफ बता रही है कि तू साला 1 नंबर का रामखोर आदमी सा है। काम दाम में मन न लगता होगा। अरे यूं बता, जाना हुआ था अब तक? नहीं, वो बेरोजगार होने की वजह से कोई लड़की मेरे साथ शादी करने को तैयार ही नहीं होती थी। जय बात, ये बाया ना सच सामने। और क्या बोला तू, बेरोजगार? इसका मतलब दुकान भी ठीक से ना करता होगा तू। वो भाई साहब ने मुझे ये दुकान खुलवा के दी थी, लेकिन मेरा मन नहीं लगता था, तो उन्होंने एक आदमी भी दुकान पर रखवा दिया। वही काम करता है वहां पर। क्यों भाई, तने दुकान पर जाने में क्या कीड़ा काटे? इतने बड़े बिजनेसमैन का भाई हूँ मैं। ऐसी छोटी मोटी दुकान पे जाता तो कितना मजाक बन सकता था मेरा, जानते हैं ना आप। अरे मातर चोद, साले अपने न कई का राजकुमार समझाया तू। थारी तो सकल था पैड़ा चूतिया लाग रहा था। जब थारी बात सुन के भी यो पक्का हो गया है, 1 नंबर का नल्ला ही है तू साले। ऐसा कुछ नहीं है, मालती भाभी बहुत इज्जत करती थी मेरी। मैं जब भी घर जाता था तो मुझे अपने हाथों से चाय बना के पिलाती थी। इस खातिर क्योंकि तू उनके पति का छोटा भाई था। और जितना मैंने बेरा चला है मालती जी के बारे में, बड़ी अच्छी औरत थी वो। अरे मुझसे ज्यादा उस घर में नौकरों की कद्र थी। वो मुन्नी, उसे ऐसे रखा जाता था जैसे वो उनके घर की मेंबर हो। नहीं भोसड़ी के, नौकर अगर थारते ज्यादा अच्छे थे तो उनकी कदर तो होनी थी ना। साले तूने अपने भाई की फैमिली के साथ साथ बेचारी उस मुन्नी और उसके जवान बेटे ने भी मार दिया। एक एक करके इस भयानक हत्याकांड का सच सामने आ रहा था। शंकर ने अपने बयान में भाटी को बताया कि जब भी वो अपने भाई के घर मिलने के लिए जाता था, उस वक्त चंद्रभान अक्सर उससे मिलने से मना कर देता था और ये बात उसे बहुत इंसल्टिंग लगती थी। तो बात यो थी कि बिना कुछ करे धरे तन्ने बेइज्जती फील होवे थी। अब यो बता, यो सब कैसा प्लान किया रे? वो पुनीत के खाने में केमिकल तूने मिला था? मैं बहुत दिनों से मालती को ऑब्जर्व कर रहा था। पहले मेरा टारगेट केवल पुनीत था, लेकिन जब पुनीत मुझसे बच गया तो मैंने सोचा क्यों ना पूरे के पूरे जड़ को ही खत्म कर देता हूँ। फिर कैसे इतराएंगे भाई साहब अपने पैसे पे।
तो तूने पुनीत के खाना में केमिकल मिलाया, लेकिन कैसे रे? खाना तो पूरा घर के लिए बना था, हैं? हाँ, लेकिन पुनीत टिफिन तो अकेला लेके जाता था ना। मतलब तन्ने वहां के टिफिन वाले खाने में जहरीला केमिकल मिला दिया, लेकिन कैसे? मैं पुनीत के ऑफिस गया था उससे मिलने के लिए, लेकिन मैंने उससे कह दिया था कि ये बात वो किसी को ना बताए। पुनीत और भाभी मुझसे हमेशा से अच्छे से बात करते थे। मैंने इसी बात का फायदा उठाया और मैं पुनीत से मिलने पहुंचा। और आगे क्या होया? मैंने पुनीत से कहा कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है और भैया मुझे पैसे देंगे नहीं। मैं जानबूझकर लंच टाइम में गया था। केमिकल कैसे मिला उसके खाना में, यो बोले? मैंने पुनीत से कहा कि मुझे भी भूख लगी है, लेकिन इसी बीच उसने जैसे ही टिफिन बॉक्स खोला, मैंने उसके ऊपर खाना गिरा दिया। वो वॉशरूम में गया और मैंने उसके टिफिन में वो केमिकल मिला दिया। करवान तने ना बोलिया खाना खाने के लिए? मैं एक अर्जेंट फोन आने का बहाना बना के वहां से निकल गया। और उसके बाद पुनीत बीमार होया, लग गया होगा कि छोरा अब ना बचेगा, और तू अपने प्लान में सक्सेसफुल हो गया। लेकिन पुनीत की जान बच गई और फिर तने सारी की सारी फैमिली ने मौत के घाट उतार दिया है? हाँ, ऐसा ही हुआ था। अरे मदरचोद, एक मिनट के लिए भी दया ना आई तने उन लोगों पे? सारी तो बोल, सारी कहानी बोल, क्या किया तूने उनके साथ? मैं पुनीत से मिलने भैया के घर गया था। उस दिन भी भाई साहब मुझसे मिले नहीं। भाभी से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे मिलने बुलाया। मैंने वहां मुन्नी के बेटे को देखा। साला उसके सामने मैं नौकर लग रहा था। उसके कपड़े मेरे कपड़ों से ज्यादा महंगे थे। तने इस बात का बुरा लग गया? अरे किसी को भी लगेगा, मैं उस घर का खून हूँ और वो साला 2 कौड़ी का नौकर। मेरा खून तो तब खौल उठा जब भाभी ने मुझे बताया कि पुनीत ने मुन्नी के लड़के को वैसी शर्ट लाकर दी है जैसी वो पहनता था। साला नौकरों से इतना प्यार। लेकिन तूने एक बार भी यूं ना सोचा कि दीपू को केवल एक शर्ट दी थी, तुझे तो पूरी की पूरी दुकान दी थी भाई ने। साला ये उसी की कदर कर लेता कि लग क्या रहता तने कि वो सब मार काट करने के बाद तू करोड़पति हो जाएगा। अरे बेटे, अब तो तू वैसे ही किसी काम का ना रहा। और एक बात और मैं दावे से कह सकूं, अगर थारा भाई जिंदा होता ना, तने जरूर किसी भी मुसीबत से बचा लेता। लेकिन तूने अपने हाथों ते अपनी कब्र खोदी से साले। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने जो किया है सही किया है। जिस दिन मैं पुनीत को देखने गया था, उसी दिन मैंने मुन्नी की बात सुन ली थी। वो पुनीत की सेहत ठीक होने के लिए भगवान के मंदिर में प्रसाद चढ़ाने की बात कर रही थी। और तूने उस प्रसाद में भी जहर मिला दिया? कैसे? मैं उसी मंदिर में उसी वक्त पे जा पहुंचा जब मुन्नी वहां आने वाली थी। मैं जानता था ये प्रसाद वो सबको खिलाएगी, और फिर मैंने चुपके से उसके प्रसाद का पैकेट एक्सचेंज कर दिया। उसे जहर वाला प्रसाद दे दिया। बस फिर क्या था, सब खत्म। लेकिन साली वो मुन्नी बच गई। उसने प्रसाद खाया ही नहीं। फिर का मर्डर कैसे किया रे तूने? मैंने उसको कॉल करके मिलने के लिए बुलाया, और जब वो आई तो उसका गला काट दिया। और फिर तूने अपना आखिरी शिकार बनाया मुन्नी के बेटे को। क्यों भाई? अरे उसे जिंदा छोड़कर क्या करता? हाँ, वो मुझे भाई साहब के पैसे पे हाथ भी नहीं डालने देता। साला कुछ ही महीनों में भाई साहब का पालतू कुत्ता बन गया था वो। नोएडा तक कैसे पहुंचा रे दीपू? क्योंकि साले को पता चल गया था कि मैंने भाई साहब के घर से पैसे चुराए हैं। मेरा पीछा कर रहा था। मैं भी उसे ऐसे छोड़ने वाला नहीं था। मैंने उसे भी अपने मालिक के पास पहुंचा दिया। जहाँ मालिक वही कुत्ता। शंकर की बातें सुनकर भाटी शॉक्ड रह गया था। शंकर कोई मामूली अपराधी नहीं था। उसने अपने ही परिवार के 3 लोगों के साथ 2 और भी लोगों की बड़ी ही बेरहमी से हत्या की थी। शंकर के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज हुआ और फिर उसे फांसी की सजा सुनाई गई। अपराध का यह एक भयानक चेहरा दुनिया के सामने था। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मजनू का टीला इलाके की रहने वाली संध्या साहनी इस वक्त अपने घर में अकेली थी और अपने YouTube चैनल पर लाइव थी। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। वैसे मैंने आप लोगों को खुश करने के लिए पूरी कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो कमेंट्स करके जरूर बताना। बाय फ्रेंड्स। अभी कौन आ गया? जाके देखती हूँ। संध्या अपने YouTube चैनल पर लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग कर रही थी।
उसी वक्त उसके घर की डोरबेल बजी और संध्या वहां से भागकर दरवाजा खोलने पहुंची। क्या कर रही थी? अब कुछ नहीं मेहुल, वो मैं बाथरूम में थी ना, इसीलिए घंटी की आवाज सुनाई नहीं दी। सॉरी। और ये इतना मेकअप क्या हो रहा था? हाँ? अरे कुछ नहीं, वो घर में शादी है ना, तो बस मेकअप की प्रैक्टिस कर रही थी, और कुछ नहीं। कहा ना सॉरी। अच्छा ठीक है। ये ट्राइपॉड कैसे बाहर पड़ा हुआ है? कुछ शूट कर रही थी क्या? अरे नहीं, ये तो वो ऐसे ही बस अलमारी की सफाई कर रही थी ना, तो बस बाहर निकल आया। ओके फाइन। अच्छा अब जल्दी से एक कप चाय बना दो यार, बहुत सर दर्द हो रहा है। अभी लाती हूँ, बस 2 मिनट। अभी संध्या मेहुल के लिए चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। ठीक उसी वक्त मेहुल के फोन पे उसके दोस्त अनुज का कॉल आया। हाँ भाई, कैसा है? मैं ठीक हूँ यार, तू बता क्या चल रहा है? कुछ नहीं यार, बस अभी ऑफिस से आया हूँ, बहुत काम है भाई ऑफिस में। अच्छा एक बात बता, ये भाभी का कोई यूट्यूब चैनल है क्या? भाभी? यू मीन संध्या? नहीं यार, शी इज हाउसवाइफ और वो ये सब नहीं करती। क्यों, ऐसा क्यों पूछ रहा है भाई? नहीं कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही मुझे लगा। तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। एनीवेज, और बता। बस ठीक यार, चल बाद में बात करता हूँ, अभी जरा एक कॉल आ रही है। अनुज ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। मेहुल ने भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगले दिन जब मेहुल ऑफिस पहुंचा तो उसके साथ काम करने वाली निया नाम की उसकी एक कोलीग ने उससे वही सवाल किया जो बीती शाम अनुज ने किया था। इस बार अनुज सोच में पड़ गया और जब उसने निया को वो चैनल दिखाने के लिए कहा तो उसके होश उड़ गए।